आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के अभिलक्षण क्या होते हैं। यहाँ पर साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा कहने का मतलब क्या है कि साउंड की वो प्रॉपर्टीज, वो गुण उसके जो ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू द ह्यूमन ईयर। दैट मीन्स साउंड की वो पैरामीटर्स, वो प्रॉपर्टीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से हमें साउंड जो हमारे ईयर्स पे पड़ता है, जो हमारे कानों पे ध्वनि पड़ रही है, उसका आभास होता है कि वो ध्वनि किस तरह की है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, एक मधुर संगीत है और एक शोर हो रहा है, तो हम दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये शोर है और ये मधुर संगीत है। यानी कि ये हमारे कानों पे अच्छा लग रहा है, हमें सुनना अच्छा लग रहा है, और ये जो शोर है ये हमसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो वो जो डिफरेंस यहाँ पर आया, ठीक है, दोनों ही साउंड है लेकिन एक प्लेजेंट है, एक को सुनने में हमें अच्छा लग रहा है और एक जो है वो अनप्लेजेंट है, उसको सुनने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है या ये जो अपीयरेंस है किसी भी साउंड की ह्यूमन ईयर्स पे, उसको डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हीं को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर 4 पैरामीटर्स पढ़ेंगे जो कि मेन पैरामीटर्स होते हैं साउंड के, जो डिफाइन करते हैं कि कोई भी साउंड जो है वो किस तरह से अपीयर होगा ह्यूमन ईयर्स के लिए। तो पहला इसके अंदर आता है पिच, जिसको हिंदी में तारत्व कहते हैं। दूसरा है साउंड की क्वालिटी, गुण, लाउडनेस प्रबलता, और इंटेंसिटी तीव्रता। यानी कि साउंड जो है पिच तारत्व हो गया। आपने सुना होगा जो साउंड होता है हाई पिच साउंड है, लो पिच साउंड है, यानी कि कोई भी साउंड कितना बारीक है, कितना पैना है या कितना भारी आवाज है किसी की, वो चीज जो डिफाइन होती है वो पिच से डिफाइन होती है। ठीक है। क्वालिटी जो है ये गुण है। हो सकता है दो साउंड जो है वो एक ही जैसी फ्रिक्वेंसी रखते हो, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सितार है और एक गिटार है, दोनों का जब जो दोनों को बजाया जाएगा, जब उनको प्ले किया जाएगा, मान लीजिए उसको सेम इंटेंसिटी से हम प्ले कर रहे हैं, तो वहां पर आप फिर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये सितार की आवाज आ रही है और ये गिटार की आवाज आ रही है। यानी कि ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसी को हम क्या कहते हैं, साउंड की क्वालिटी, गुण कहते हैं उसका। थर्ड इज लाउडनेस, प्रबलता। तो लाउडनेस से क्लियर है कि कोई भी साउंड जो है वो कितना प्रबल है, कितनी तेजी से आपके कानों पे पड़ रहा है या कितनी धीमी तरह से वो आपके कानों पे पड़ रहा है। दैट मीन्स इन जनरल अगर हम कहें तो वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लाउडनेस कह रहे हैं। और लास्ट वन इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि जो साउंड है वो वेव्स होती हैं, तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी उस वेव से एसोसिएटेड, उस साउंड से एसोसिएटेड, उस एनर्जी को एक्सप्लेन किससे करते हैं हम, इंटेंसिटी, तीव्रता से करते हैं। यहाँ अगर हम चारों पैरामीटर्स को देखें तो हमारे जो पहले 3 पैरामीटर हैं, पिच, तारत्व, क्वालिटी, गुण, लाउडनेस, प्रबलता, ये तीनों सब्जेक्टिव हैं। ठीक है। यानी कि हम इनको डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते हैं। इनको एक तरह से कह सकते हैं कि जब ये ह्यूमन ईयर्स पे पढ़ते हैं तो फील किया जाता है। जैसे सितार और गिटार बज रहा है तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कब करोगे, जब आप उसको सुनोगे। ठीक है। पिच है, बारीक आवाज आ रही है या भारी आवाज है, तो वो भी आप कैसे सुनने के बाद डिफ्रेंशिएट करोगे। लाउडनेस है, दैट मीन्स बहुत तेजी से आ रही है या बहुत धीमी तरह से आ रही है। तो ये सब कैसे हैं, सब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की मदद होती है। जबकि इंटेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। कोई भी वेव अगर मूव कर रही है तो आप डायरेक्टली उसकी इंटेंसिटी को कुछ दूसरे पैरामीटर्स की हेल्प से, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की हेल्प से निकाल सकते हो। यहाँ पर पिच जो होती है ये डिपेंड करती है साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी पर। क्वालिटी डिपेंड करती है साउंड वेव्स जो मूव कर रही है उसकी वेव फॉर्म किस तरह की है, किस तरह से उसमें फेज चेंज हो रहा है, किस तरह से एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, किस तरह से वो मूव कर रही है, उस वेव फॉर्म पर डिपेंड करेगी कि क्वालिटी क्या है। दूसरा जो आपकी लाउडनेस है ये डिपेंड करती है तीव्रता पे। तो 4 पैरामीटर्स होते हैं साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए। पहला हो गया आपका पिच, दूसरा क्वालिटी, तीसरा लाउडनेस। ये तीनों सब्जेक्टिव है जिनको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की हेल्प से आप एक्सप्लेन करते हो। जहाँ पर पिच
जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हो गया। क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म पर, और लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटेंसिटी होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पिच, तारत्व क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और एक सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन अगर है तो उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम ही होती है। रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये आपने पढ़ा होगा, डॉपलर इफेक्ट होता है कि अगर सोर्स ऑफ साउंड और जो ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, मान लीजिए सोर्स मूव कर रही है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जो ऑब्जर्वर को अपरेंट जो वहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी वो सोर्स की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ द मोशन। इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, तो उसकी वजह से भी पिच पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच हाई होगी, और इस तरह का जो साउंड होता है उसमें फिर वो बहुत ही पेना, एक तरह से कह सकते हो श्रिल, पतली आवाज जो होती है, बारीक आवाज जो होती है, शार्प वॉइस जो होती है, वो कब होती है, जब पिच क्या हो, हाई होती है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी कि अब जो साउंड होगा, जो आवाज होगी वो कैसी हो जाएगी, भारी, ग्रेव, डल आवाज हो जाएगी वहां पर। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हाई, पिच हाई, साउंड जो होगा शार्प हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी लो तो पिच भी लो हो जाएगी और साउंड जो होगा यहाँ पर वो डल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेडीज एंड जेंट्स, ठीक है, फीमेल और मेल की आवाज़ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो फीमेल जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, उनकी जो वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो इसका मतलब पिच भी क्या होगा, हाई होगा, इसीलिए जो फीमेल्स होते हैं उनकी आवाज़ पतली होती है जेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इसी तरह से जेंट्स की जो वॉइस होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, तो इसका मतलब पिच भी कम हो जाएगा, और अगर पिच कम होगी तो वहाँ पर जो साउंड होगा वो कैसा है, डल। इसीलिए जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ फीमेल्स, महिलाओं के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो भारी होती है, क्योंकि फीमेल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी पिच हाई होती है, और जेंट्स की जो वॉइस होती है उसकी जो पिच है वो लो होती है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, बजिंग ऑफ बी, जो बजिंग साउंड होता है बी का, या मॉस्किटोज का हमिंग साउंड होता है, तो वो उसकी लाउडनेस ज़्यादा नहीं होती है, जब वो कान के बहुत पास आ जाता है तभी हमें सुनाई देता है। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी कम है, लाउडनेस कम है उसकी, लेकिन पिच हाई होती है, बहुत पैनी आवाज़ होती है। जहाँ पर अगर हम देखें रोर ऑफ लायन, लायन की अगर आवाज़ सुने तो इंटेंसिटी बहुत है, दैट मीन्स लाउडनेस बहुत है, लेकिन जो पिच होती है उसकी वो बहुत कम होती है। तो ये दो एग्जाम्पल बेसिक से हमने लिए हैं आपको समझाने के लिए। एक तो बेसिक डिफरेंस लेडीज़ और जेंट्स की वॉइस में आता है, लेडीज़ की जो वॉइस होती है उसकी पिच हाई होती है तो शार्प वॉइस इसलिए होती है, जेंट्स की जो वॉइस होती है उसकी पिच लो होती है तो डल होती है। बजिंग ऑफ बी या हमिंग ऑफ मॉस्किटोज, इनकी जो पिच होती है वो बहुत हाई होती है, लाउडनेस नहीं होती, बहुत ज़्यादा दूर तक आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन पिच हाई होती है, अगर हम उसको पास से सुनेंगे तो बहुत पैनी आवाज़ हमको सुनने को मिलेगी। जबकि जो रॉर है लायन की, उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, लेकिन पिच जो है बहुत भारी आवाज़ उसमें निकलती है, यानी कि पिच यहाँ पर क्या होती है, लो होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी साउंड की वो है क्वालिटी, यानी कि गुण। अगर कोई दो डिफरेंट सोर्सेज हैं साउंड की जो कि एक ही इंटेंसिटी और एक ही पिच, यानी कि सेम इंटेंसिटी और सेम पिच के दो साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन दोनों साउंड्स को जो आप डिफ्रेंशिएट करते हो, तो वो जो फैक्टर है जिसकी हेल्प से आप उन दो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वो होती है क्वालिटी, उसको हम क्वालिटी गुण कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वालिटी होती है साउंड की, ये डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी पर नहीं करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो साउंड होता है वो बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से मिलके बनता है। ठीक है,
और जो वेव फॉर्म होती है साउंड वेव की, वो इन सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के सुपरपोजिशन पे डिपेंड करती है, ना कि डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी कि ये सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं तब हमें एक्चुअल वेव फॉर्म मिलती है। तो जो क्वालिटी होती है साउंड की वो डिपेंड करती है इस वेव फॉर्म पर, ना कि उनकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि डोमिनेंट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस पर डिपेंड नहीं करती है, या किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। और वेव फॉर्म जो होता है वो डिपेंड करता है जितने अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट साउंड में प्रेजेंट है उन सब के ओवरलैपिंग, या कह सकते हैं उन सब के सुपरपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर आप उसको एक बार स्टक करके छोड़ देते हो तो वहां पर जो वेव फॉर्म मिलेगी वो आपको इस तरह से मिलेगी। अगर क्लैरिनेट है, यानी कि शहनाई जो होती है, अगर आप उसको प्ले करते हो तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म होगी वो इस तरह से आती होती है। ठीक है, इसी तरह से कॉर्नेट है, कॉर्नेट को प्ले करने पर आपको जो यहाँ पर वेव फॉर्म है वो इस तरह की मिलेगी। ठीक है, तो क्वालिटी का एक बेसिक एग्जांपल अगर हम ले तो म्यूजिकल साउंड और नॉइज, ये दोनों चीज को आप जो डिफ्रेंशिएट करते हो वो क्वालिटी की वजह से करते हो, क्योंकि हो सकता है दोनों साउंड जो हो वो सेम इंटेंसिटी और सेम पिच के हो। ठीक है, लेकिन एक म्यूजिकल है जो आपके कानों पे प्लीजेंट लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है सुनना, और एक नॉइज है जो शोर है जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअल में म्यूजिकल साउंड जो होता है ये इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक होते हैं, जबकि नॉइज में ऐसा कोई वेल डिफाइंड मैनर नहीं होता है। तो म्यूजिकल साउंड जो होता है वो आपको प्लीजेंट लगता है और नॉइज जो होती है वो आपको अनप्लीजेंट लगती है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसी को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। फिर एक एग्जांपल जो अभी आपको बताया था, सितार और गिटार दोनों अगर सेम इंटेंसिटी और सेम पिच के साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सुन के कि ये सितार की आवाज़ है और ये गिटार की आवाज़ है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी आती है आपकी साउंड की लाउडनेस, प्रबलता। बेसिकली ये किसी भी साउंड की प्रबलता को बताएगा कि कितनी दूरी तक जो है वो साउंड जा सकता है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये आप कह सकते हो, या कह सकते हो कि कोई भी साउंड कितना लाउड या कितना फेंट है। ठीक है, कितनी तेजी से वो आवाज़ आ रही है या कितनी धीमी वो आवाज़ आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? लाउडनेस कहते हैं। तो ये जो लाउडनेस होती है ये डिपेंड करती है साउंड वेव्स की इंटेंसिटी पर और सेंसिटिविटी ऑफ ईयर कितनी सेंसिटिव है उस साउंड वेव्स के लिए या उस फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी वो साउंड आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगी। हालांकि इंटेंसिटी पर लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक लॉ है वेबर फेचनर लॉ, ये कहता है कि जो लाउडनेस होती है किसी भी साउंड की वो इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? L इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, जहाँ पे L क्या है? लाउडनेस है साउंड की, और I क्या है? यहाँ पर इंटेंसिटी है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? L इज इक्वल्स टू K लॉग I। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पर ये जो K होता है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब अगर हम सेंसिटिवनेस ऑफ ईयर यहाँ पर देखें तो ईयर की सेंसिटिविटी क्या होती है? एक्चुअल में जो ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल रेंज है साउंड की, यानी कि जो साउंड हम सुन सकते हैं उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर आती है उसको ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं। तो ये ऑडिबल रेंज होती है। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करेगी कि किसके ईयर कितने सेंसिटिव है साउंड के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में जो सेंसिटिविटी है आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास L क्या आया? K log I है। ठीक है, यहाँ पर K कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आपने क्या कहा? लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, हालांकि डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है दो अलग अलग सोर्सेज से जो साउंड आ रहा है वो सेम इंटेंसिटी का हो लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसीज अलग हो।
ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, हो सकता है कि जो एक ही लिसनर, एक सेम लिसनर है जो दो साउंड को सुन रहा है, जिनकी इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको, वो जो लिसनर है उसको दोनों साउंड जरूरी नहीं है इक्वली लाउड सुनाई देंगे, यानी कि दोनों की लाउडनेस उसको बराबर ही सुनाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर, ये क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये डिपेंड करेगा सेंसिटिविटी पर, ठीक है। तो कोई भी दो साउंड जिनकी इंटेंसिटी सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, तो हो सकता है वो एक ही लिसनर के पास जब पहुंचे तो एक ज़्यादा लाउड दे और सुनाई दे उसको, और एक जो है वो कम लाउड सुनाई दे उसको, यानी कि एक थोड़ा फेंट हो जाए दूसरे के कंपैरिजन में। लाउडनेस बेसिकली हमें क्या बता रहा है, इंटेंसिटी का एक लेवल बता रहा है। तो हम लाउडनेस ऑफ साउंड को इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, लाउडनेस होगी। जैसे कि आपने इसमें आपने देखा था पिच में कि हमिंग मॉस्किटोज की जो साउंड था उसकी पिच बहुत हाई थी लेकिन लाउडनेस नहीं थी क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम थी। लेकिन रॉर ऑफ अ लायन, जो लायन की आवाज़ है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डल होती है लेकिन लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है उसकी, बहुत दूर तक जाती है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये एक्चुअल में इंटेंसिटी लेवल की वजह से आ रहा है। तो इसीलिए लाउडनेस को हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी कहते हैं। इस इंटेंसिटी जो है, सॉरी, जो लाउडनेस है आपकी, ये आपकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इंटेंसिटी की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो हम जब इसको कैलकुलेट करके इसको यूनिट में लिखते हैं तो उसको यूनिट दी गई थी बेल, जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यूनिट थी वो ग्राहम बेल के नाम पर रखी गई थी, ये यूनिट, जिन्होंने टेलीफोन जो है इन्वेंट किया था। तो ये हमारी क्या होती है, लाउडनेस होती है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है साउंड की वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तीव्रता, मतलब आप ये कह सकते हो कि जब साउंड वेव किसी भी मीडियम में मूव करती है तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी वाइब्रेशनल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया, जो भी एनर्जी पास हो रही है, वाइब्रेशनल एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, तीव्रता कहते हैं। यानी कि एक तरह से एनर्जी डेंसिटी का मेजरमेंट होता है इंटेंसिटी। ये एक प्योरली फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स क्वांटिटेटिव है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और इसकी यूनिट, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया है, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। जूल पर सेकेंड को आप क्या कहते हो, वॉट कहते हो, पावर होती है, तो इसको हम वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब ऑब्जर्व किया गया था सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, अगर आप साउंड वेव्स को किस फॉर्म में लेके चल रहे हो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स की फॉर्म में लेकर चल रहे हो, तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया था वो था 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, वेयर किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, जहाँ पर एन फ्रीक्वेंसी है साउंड की, ए इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड है, रो उस मीडियम की डेंसिटी है जिस मीडियम में साउंड वेव्स मूव कर रही हैं, और वी इस वेव की क्या है, उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी, क्या स्पीड है, वो क्या है, यहाँ पर v है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। दूसरा ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो भी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। थर्ड, ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगी। यानी कि साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी होती है वो जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होता है उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी साउंड वेव्स की उसमें होती है। यानी कि अगर एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में साउंड वेव्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी रेयर के कंपैरिजन में। और दूसरा डिपेंड करता है वेव की वेलोसिटी पे कि उस मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम में जो वेव है उसकी कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड है, उस पर डिपेंड करेगा। अब
एक बार हम क्लियर कर लेते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड यानी कि जो आप लाउडनेस कह रहे हैं वही डिफाइन करता है कि जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है उसका क्या इंटेंसिटी लेवल है, जिसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी क्या है। या इसी को जो जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी है इसको थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं या कांस्टेंट रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। रेफरेंस इंटेंसिटी यानी कि वो मिनिमम वैल्यू इंटेंसिटी की जो कि ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल होती है। अगर उससे कम इंटेंसिटी का कोई साउंड होगा तो वो ऑडिबल नहीं होगा ह्यूमन बींग्स के लिए। तो वो जो मिनिमम वैल्यू है, वो जो ज़ीरो लेवल है या जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, उसकी वैल्यू जो होती है, हमने आई नॉट मान लिया, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का मतलब हो गया कि किसी भी साउंड की वो लाउडनेस जो कि इंटेंसिटी लेवल के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हम किसके रेस्पेक्ट में, आई नॉट के रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो लाउडनेस हमें मिलेगी L = log base 10 I/I0 बेल। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले में हम I की जगह 10 I0 रखते हैं, यानी कि अगर जो भी साउंड हमारे पास है उसकी इंटेंसिटी को हम जो आपका रेफरेंस इंटेंसिटी है उसके 10 टाइम्स कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 I0 रखने पर आपको मिल जाएगा L = 1 बेल। ठीक है, अब अगर हम I की वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ा दें, यानी कि यहाँ I की जगह 100 × I0 कर दें, तो आपको यहाँ पर L की वैल्यू मिल जाएगी 2 बेल। ठीक है, 100 I0 ओवर I0 कैंसिल, 10⁻², 2 बाहर आएगा, तो दैट मीन्स आपको क्या मिल गया, L = 2 बेल। दैट मीन्स जब आप 10 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो 1 बेल मिल रहा है, 100 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो 2 बेल मिल रहा है। सिर्फ 1 से 2 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, 1 बेल का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स बेल जो होगी वो लाउडनेस के लिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। तो अगर हम इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी यूनिट को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम उस ये जो 1 से 2 तक की जो इंटेंसिटी रेंज यहाँ पर आई है इसके बीच के साउंड को भी एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिबल यूनिट यूज़ करते हैं, वेयर 1 बेल = 10 डेसिबल। तो अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ जो लाउडनेस मिलेगी वो डेसिबल में मिलेगी। अब अगर हम कुछ बेसिक से यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ I की वैल्यू I0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, जो भी साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 0 लेवल के बराबर है, तो L आपको मिलेगा 0, यानी कि ये वाला जो साउंड होगा जिसके लिए इंटेंसिटी जो है वो रेफरेंस इंटेंसिटी के बराबर है, उसको आप नहीं सुन सकते हो। ठीक है, नॉट ऑडिबल। फिर दूसरा पॉइंट आप क्या ले सकते हो, हमने ले लिया I = 10 of I0। अगर 10 of I0 रखेंगे तो L की वैल्यू यहाँ पर आएगी 10 डेसिबल। ये वो साउंड होगा जिसमें फुसफुसाहट होगी, यानी कि क्लियर नहीं होगा लेकिन साउंड आएगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट होता है जब आप I को क्या मान के चल रहे हैं कि 10⁻6 I0 के बराबर है, यानी कि रेफरेंस इंटेंसिटी का 10⁻6 टाइम्स है, तो यहाँ जो लाउडनेस होगी वो आ जाएगी 60 डेसिबल। जो हमारी कॉमन जो कन्वर्सेशन होती है, जो सामान्य वार्तालाप होता है, उसकी जो रेंज होती है वो 60 डेसिबल की रेंज में होती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या रखोगे, I हमने रख दिया 10⁻12 I0, जो किसके बराबर है 120 डेसिबल। यहाँ पर जो लाउडनेस आएगी इसके रिस्पेक्ट में वो कितनी आ गई आपकी 120 डेसिबल, यानी कि ये जो है जो ऑडिबल साउंड है ह्यूमन ईयर्स के लिए उसकी मैक्सिमम लेवल आपको शो कर रहा है। तो ये 4 लेवल आपको हमने बता दिए। अगर 0 डेसिबल है तो आप सुन नहीं सकते हो, नॉट ऑडिबल वॉइस। अगर उस यानी कि इससे ज़्यादा इंटेंसिटी अगर होगी तभी आप साउंड को सुन सकते हैं, ये मिनिमम लेवल हो गया। L = 10 डेसिबल होगा तो फुसफुसाहट वाला जो साउंड होता है वो आपको यहाँ पर यानी कि विस्पर जो है वो आपको सुनाई देगा, क्लियर वॉइस नहीं होगी। L = 60 डेसिबल जो कॉमन कन्वर्सेशन होता है वो इसी लाउडनेस की रेंज में होता है, और L = 120 डेसिबल मैक्सिमम रेंज होती है ऑडिबल इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में लाउडनेस की, जो सुन सकते हैं हम।